शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले पेज से। नई कंट्री आज आई है इथोपिया न्यूज़ में, तो इसको हम देख लेते हैं। इथोपिया अफ्रीका के पूर्वी वाले हिस्से पर स्थित है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री वाली इक्वेटर दोनों के मध्य में ये स्थित है। यदि हम प्राइम मेडिटेरियन रेखा से देखें इसकी लोकेशन 0 डिग्री वाली, तो ये पड़ता है पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ में। इथोपिया की यदि हम बाउंड्री को देखें तो दक्षिण में ये केन्या के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और अपनी बाउंड्री को यदि हम देखें पूर्व की तरफ और साउथ की तरफ, तो सोमालिया के साथ में ये शेयर करता है। सोमालिया के ऊपर जाएंगे तो जिबूती से इसकी बाउंड्री टच होती है, और यदि हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इरिट्रिया के साथ में इथोपिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पश्चिम वाले हिस्से की तरफ यदि हम जाएंगे तो ये पूरा सूडान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इथोपिया है ये कंट्री, और इसकी कैपिटल हो गई है अदिस अबाबा, ठीक है। लेक टाना यहाँ पर स्थित है, और ब्लू नील जो रिवर है यहाँ से होकर के गुजरती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात दी गई है। तो इथोपिया का कहना है हमारे देश में सरकार जो कामकाज कर रही है उसमें लोग दखल दे रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने 7 लोगों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, जो कि 7 यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ हैं फॉर मेडलिंग। इनको हम जो है निकाल देंगे, निकासी करेंगे, एक्सपेल कर देंगे, ऐसा इथोपिया का कहना है। रीज़न यही है कि इन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में इथोपिया की रियल कंडीशन को रखा है। दे फ्लैग्ड क्राइसिस सिचुएशन इन कंट्री, तो कंट्री में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी सिचुएशन को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में रखा। इसी के चलते चलते इथोपिया नाराज हो गया। उनका कहता है कि अब हम इनको निकाल देंगे। इथोपिया ने कहा थर्सडे के दिन इट वुड एक्सपेल 7 सीनियर यूएन ऑफिशियल फॉर मेडलिंग इन इट्स अफेयर, ए मूव दैट केम आफ्टर एड वर्कर साउंडेड द अलार्म ऑन ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू कन्फ्लिक्ट टॉर्न टिग्रे। तो देखो, टिग्रे वाला जो रीजन है वहाँ पर किस प्रकार से सरकार और जनता के बीच में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो इसी की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया था यूनाइटेड नेशंस में। द फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है इट हैड डिक्लेयर्ड ए पर्सोनॉन ग्रेटा फॉर 7 इंडिविजुअल हु आर वर्किंग फॉर various international NGOs and in Ethiopia for meddling in internal affair of the country, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनजीओ के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने इथोपिया में मेडलिंग किया है, हस्तक्षेप किया है इंटरनल अफेयर में, ये लोगों को अब हम निकालने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटर एड्रेस टू ईच ऑफ 7 इंडिविजुअल लिस्टेड बिलो, all of them must leave the territory of Ethiopia within next 72। तो आने वाले 72 घंटों के भीतर भीतर इनको हमारे देश से निकलना पड़ेगा, ऐसा इस लेटर में कहा गया है, ठीक है। द स्टेटमेंट नेम्ड 7 ऑफिशियल वर्किंग फॉर वेरियस यूएन एजेंसीज। इथोपियाज नॉर्दर्न मोस्ट रीजन टिग्रे की हम बात कर रहे हैं, हैज़ बीन मायर्ड इन कॉन्फ्लिक्ट सिंस नवंबर। टिग्रे को आप मैप में देख लीजिए। यदि हम इथोपिया के नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ पड़ता है टिग्रे। टिग्रे के नीचे आ जाता है अम्हारा, और यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो अफार पड़ता है रीजन, और इसके नीचे में है गुमुज, बेंसिंघाल गुमुज। अब यूनाइटेड नेशंस ने पहले भी कुछ अनुमान लगाया था। उन्होंने एस्टिमेशन किया था कि 4 लाख लोग फेस कर सकते हैं फेमाइन लाइक कंडीशन, ठीक है, फेमाइन जैसी कंडीशन को फेस कर सकते हैं, ऐसा कहना था किसका, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो सूखा हो सकता है,
लाइक कंडीशन देयर एंड फियर आर ग्रोइंग टू डेथ फ्रॉम स्टारवेशन, और सूखा पड़ेगा तो स्टारवेशन भुखमरी के साथ लोगों की डेथ होने वाली है। द UN has said the region remains under a de facto blockade and warned of looming catastrophe as fighting between Prime Minister Abiy Ahmed's force and the Tigray People's Liberation Front has spread neighboring areas। तो अभी दो के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक तो सरकार की तरफ से और दूसरा TLF की तरफ से। अभी तो केवल इतने ही एरिया में हो रही थी, लेकिन अभी और भी रीजन में फैल गई है, तो ये बहुत चिंता की बात है। फ्रंट वाले पेज से यदि हम देखें तो फार्मर ने जो अभी ब्लॉकेट लगा के रखा है हाईवे पर, दिल्ली की ओर जाने वाले जो 2 स्टेट के हाईवे हैं ना, उन रास्तों पर उनके प्रोटेस्ट के चलते चलते जो ब्लॉकेट होता है, जो लोगों को आने जाने पर परेशानी होती है, उसी को लेकर के एक नोएडा के व्यक्ति हैं, ठीक है, नोएडा से किसी व्यक्ति ने एक याचिका दायर करी थी कि उनको नॉर्मली पहले कितने घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लग जा रहे हैं आने जाने में। तो इसी की सुनवाई जब हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, फार्मर्स को आप जो है अपनी बातचीत में पार्टिसिपेट करो ना, उनको एक पार्टी बनाओ, सरकार को ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन ये कहा है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर, जिन्होंने ब्लॉकिंग की है दिल्ली की कैपिटल की जो आर्टिलरी बॉर्डर रोड है, किसके साथ साथ जुड़ती है, यूपी और हरियाणा के साथ में, ठीक है, अगेंस्ट द सेंट्रल एग्रीकल्चर लॉ वर मेड पार्टीज इन एफोर्ट टू रिजॉल्व द नियरली ए ईयर ओल्ड इम्पासेस। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि 1 साल से ये मामला चल रहा है, तो आप उनको बातचीत में पार्टिसिपेट करिए ना और उनसे बात का हल निकालिए। ये जो सुनवाई है वो कर रहे थे जस्टिस एस के कौल, जिन्होंने कहा है कि ये जो इशू है ना, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, या तो आप जो है पार्लियामेंट्री डिबेट के माध्यम से कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो इन द जुडिशियल फोरम में कर लो, लेकिन ब्लॉकिंग ऑफ हाईवे इनकन्वेंसिंग कम्यूटर कुड नॉट गो परपेचुअली। इस प्रकार से जो परमानेंटली यहाँ पर लोगों ने ब्लॉकेट लगा के रखा है वो सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नोएडा का रेसिडेंट है कोई, उन्होंने ये याचिका दायर करी थी। द कोर्ट वाज हियरिंग ए पिटीशन फाइल्ड बाय नोएडा रेजिडेंट मोनिका अग्रवाल। इन्होंने हाईलाइट किया था दैट ब्लॉक कास्ट बाय द प्रोटेस्ट हैड टर्न्ड हर डेली कम्यूट बिटवीन नोएडा टू दिल्ली इनटू नाइटमेयर, ठीक है। तो इनकी जो ये जो यात्रा है ना, ये जो यात्रा है इनकी, ये बदल गई है, नोएडा से लेकर के दिल्ली ये जो आती जाती थी, अब वो नाइटमेयर के रूप में बदल गई है, ठीक है, एक लंबा टाइम लगने लगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है, फार्मर वर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन टॉक बिफोर ए हाई लेवल कमेटी। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं हाई लेवल कमेटी का गठन आप करिए, तभी हम आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा तुषार मेहता ने जवाब दिया है। सेक्शन ऑफ हाईवे हैड बिकम इनएक्सेसिबल ड्यू टू देयर प्रोटेस्ट, ये भी बताया है। मिस्टर मेहता ने सजेस्ट किया है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बी मेड पार्टीज इन द करेंट पिटीशन। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं क्वाड से रिलेटेड, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलाकर के एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, इसी को क्वाड का नाम दिया गया है। तो इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल हैं, ये एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये कोई सुरक्षा वाला गठबंधन नहीं है, ठीक है। एक सी विचारधारा वाले जो देश हैं वो देश इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में लोकतांत्रिक देशों के हित की रक्षा करना है और वर्ल्ड में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उससे भी हमें निपटना है। क्वाड की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसका विचार आया था 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। बाद में क्या होता है, चीन का प्रेशर पड़ जाता है
इससे ऑस्ट्रेलिया पीछे हट जाता है और फिर ये जो विचारधारा है आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर शिंजो आबे ने 2012 में क्या काम करा, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित अपन को करना है। इसके लिए उन्होंने क्या काम करा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल कर दिया और नाम रखा डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का। ठीक है, ये सब विचार उनके मन में आया था। फिर क्वाड समूह की स्थापना हो जाती है नवंबर 2017 में। हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति से, पार्टिकुलर चाइना की हम बात कर रहे हैं, इसके प्रभाव को कम करना है और हमें नई रणनीति तैयार करना है। और आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन इसकी पहली बैठक का आयोजन हो जाता है। क्वाड के सभी 4 देशों ने 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो जो मालाबार अभ्यास है, भारत, जापान, अमेरिका की इसमें नौसेनाएं भाग लेती हैं। एक सालाना ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है जिसको भारत, इंडिया और प्रशांत महासागरों में बारी बारी से आयोजित इसको किया जाता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। चाइना कैन ज्वाइन क्वाड इनिशिएटिव, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्वाड है ना, एक सी विचारधारा वाले देशों का एक ग्रुप है। इसमें कोई भी नया कंट्री जो है शामिल हो सकता है, चाइना भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा का गठबंधन नहीं है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कहना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्कॉट मॉरिसन। द क्वाड इज ए पार्टनरशिप एमंग लाइक माइंडेड, एक सी विचारधारा कंट्रीज एंड इज नॉट डिजाइन टू बी सिक्योरिटी अलायंस, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का। इन्होंने, ठीक है, ये भी बात कही है कि इवन चाइना इज वेलकम टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो मेन जो इसका उद्देश्य यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में किसी का दबदबा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जो भी समस्या आ रही हैं उनको हम निपटेंगे। एड्रेसिंग जर्नलिस्ट आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम यूएस वेयर ए सिक्योरिटी अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ऑकस वाज लॉन्च्ड, मिस्टर मॉरिसन का कहना है कि मेंबर्स ऑफ द क्वाड आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कॉन्टेनिंग चाइना। तो क्वाड के जो मेंबर कंट्री हैं वो चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा तो मात्र उद्देश्य ये है वर्किंग टुगेदर, ताकि हम इंश्योर कर सकें, प्रमोशन कर सकें फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक एंड एवरीबॉडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन, हमारे इसमें साथ शामिल होना चाहता है, चाइना भी इसमें शामिल हो सकता है, इज ए वेलकम पार्टनर इन दैट केस। We do not really want to see the region in much binary term. So the Quad said the Australian leader is certainly aimed at deterring any challenges that disturb peace and establishing in Indo-Pacific region, या फिर in any way seeks to limit the sovereignty of nearby country। हाँ, तो एक बात ये है कि जितना पानी के आसपास का एरिया है हमारा, इतना है, मतलब एरिया इतना है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता इंडो पैसिफिक रीजन। इस बात को भी इंश्योर करने का काम क्वाड करता है। ही सेड सच ए पर्सपेक्टिव इज प्रोबेबली आल्सो शेयर्ड बाय चाइना एंड इंडिया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अर्बन मिशन के बारे में। ठीक है, तो एक तो है स्वच्छता को लेकर के और दूसरी है शौचालय बनवाने को लेकर के, और भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर के। तो 1.41 लाख करोड़ रुपये किसके लिए है, SBMU 2.0 के लिए। 2.87 लाख करोड़ रुपया है अमृत 2.0 मिशन के लिए। द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, पहले स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चलता था, एंड अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्टकट में अमृत कहते हैं। ये दो स्कीम के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च ऑन फ्राइडे वुड इंक्लूड कन्वर्जेंस विद द करस्पेंडिंग मिशन फॉर रूरल एरिया और आउटकम बेस्ड फंडिंग।
तो आप काम जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी। ठीक है। द टॉप मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड फॉर अर्बन अफेयर्स ऑफिशियल का ऐसा कहना था। अब हम बात कर रहे हैं SBMU 2.0 की, ये नया वाला वर्जन है, और अमृत 2.0 की। ठीक है, पहले फर्स्ट जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया, अब नए फेज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रही। अब और भी ज़्यादा इसमें पैसा लगाना चाहती है सरकार ताकि काम और भी अच्छे तरीके से हो सके। वाइल द फर्स्ट 5 ईयर इंटीग्रेशन ऑफ द स्कीम लॉन्च इन 2014 और 2015। 2014 में SBMU का हुआ था लॉन्चिंग और अमृत का हुआ था 2015 में। तो इसका फोकस था ट्रांसफॉर्मेशन, सीनियर MHUA ऑफिशियल का कहना है। जबकि SBMU का फोकस किस में है, टॉयलेट बनाना है हमको, और मेकिंग सिटीज़ ओपन डिफेक्शन फ्री ODF, शौच मुक्त हमको गाँव को रखना है, गाँव शहर। SBM अर्बन 2.0 का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा हमें अच्छी बनाना, रिक्लेम ऑल लैंडफिल एंड टेक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट 100% फ्रॉम द प्रेजेंट 70% है। तो फैसिलिटी को बेटर बनाना है। इसके अलावा खाली पड़ी ज़मीन में जो कचरा पड़ा रहता है उसका निस्तारण करना है। एंड टेक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट 100% हमको उसको जो है निस्तारण करना है म्यूनसिपल के माध्यम से। अभी 70% हिस्सा ऊपर होता है। अब अमृत 2.0 का क्या काम है, एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। अमृत का मेन उद्देश्य है हमको जो है वाटर सप्लाई करना है ऑल 4378 स्टेटरी टाउन में, एंड इंक्रीज फ्रॉम द गोल ऑफ कवरिंग 500 सिटी अंडर अमृत। अमृत में 500 शहर, अब अमृत 2.0 में 4378 शहर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो अधिकारी लोग हैं उनका ऐसा कहना है, मिनिस्ट्री वुड कोलैबोरेट विथ जल शक्ति मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्री इसमें काम करने वाली हैं ताकि कन्वर्जेंस विथ फेज सेकेंड ऑफ SBM रूरल और जल जीवन मिशन फॉर एरिया सच एज विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज दैट हैव बोथ अर्बन एंड रूरल फीचर्स। तो कोलैबोरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शहर की भी तरफ ध्यान देना है और गांव की तरफ भी ध्यान देना। अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस जानकारी मिली है थर्सडे दैट द 2 मिशन हैड बीन डिजाइन टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री बनाना है और वाटर सोर्स सिक्योर करना है। ठीक है, जिसमें 1.41 करोड़ रुपया SBMU 2.0 के लिए है और 2.87 लाख करोड़ रुपया है अमृत 2.0 के लिए। इतना प्रपोज किया गया। यदि हम मिनिस्ट्री के डाटा की ओर देखें तो 66.86 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट और 6.40 लाख सीट इन कम्युनिटी टॉयलेट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर SBMU। पहले जो योजना लॉन्च की गई थी उसका डेटा बताया गया है कि कितने टॉयलेट बन चुके हैं, कितने में सीट डल गई है, सीट्स इन कम्युनिटी टॉयलेट। अब 4371 सिटीज हैड बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री और 4316 ऑफ देम हैड बीन सर्टिफाइड सो फार। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड। तो फिजिकल डेफिसिट जिसको हिंदी में राजकोषीय घाटा हम कहते हैं। तो देखो, एक साल में सरकार की कितनी कमाई हुई, सरकार टैक्स लगाती है ना, उसके माध्यम से सरकार हमसे कितना कमाती है और सरकार कितना खर्च कर देती है। तो जब खर्चा सरकार ज़्यादा कर देती है तो उससे होता है सरकार का राजकोषीय घाटा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कर्ज को शामिल नहीं किया जाता, मतलब सरकार जो कर्ज लेती है उसको इसमें शामिल नहीं कहते। सरकार की आमदनी में सरकार द्वारा लिया गया उधार शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा जो होता है GDP के परसेंटेज के रूप में हम व्यक्त करते हैं। राजकोषीय घाटा जितना ज़्यादा रहेगा सरकार पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ बढ़ते ही जाएगा। यही तो कारण है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी और बाकी खर्च में कटौती करते रहती। वित्त मंत्रालय हर साल बजट में राजकोषीय घाटे का टारगेट निर्धारित कर लेता है।